As we were doing yesterday, there was great demand of Indian cotton textile in European markets because of its finer variety. Indian cotton textile पूरे world में famous थी. One of the official of East India Company also said that demand of Indian cotton textile would never go down, but ये down गई. ऐसा रीजन क्या निकला कि ये डिमांड डाउन गई जबकि ये फाइनर वैरायटी की थी. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड प्रेफर टू वेयर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, नॉट मिल मेड क्लोथ ऑफ देयर कंट्री. नो व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस डिमांड जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की थी वो क्यों डाउन चली गई, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट. तो येस्टरडे आई टोल्ड यू कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने प्रोटेस्ट किए. दे प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. टेलिको एक्ट पास हुआ कि मत मंगाना शुरू करो, इंडिया से मत मंगाओ. इंग्लैंड में ही उन्होंने डिजाइनिंग की, अपनी कंट्री में उन्होंने क्लोथ जो थे वाइट कलर के क्लोथ पे खुद की कंट्री में खुद के इंडस्ट्रीज में उस पर डिजाइनिंग की ताकि हमारी कंट्री में हमारे क्लोथ की डिमांड बढ़ जाए. अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज नो हैड टू compete विद इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. उनको compete करना था. दैट वाज वेरी टफ जॉब टू compete विद द फाइनर वैरायटी ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी की उन्होंने, उनकी कंट्री में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन के. Spinning jenny was introduced in 1764. You have to learn the year and name of the person. John Kay ने 1764 में क्या introduce की? Spinning jenny. Earlier spinning was done by women by hand. पहले तो हाथों से women करती थी इंडिया में spinning. But with the coming of spinning jenny, no, this work was done by the machine, not by the hands. So this reduced manual labor. Women workers got unemployed. So due to these reasons, workers or women workers, they attacked the new technology. New technology पे उन्होंने अटैक भी किया क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई थी. Women workers became unemployed. Spinning jenny के आने से no, spinning is done by machine, not by hand. Earlier this spinning was done by women workers. So with the coming of this spinning jenny, women workers got unemployed. ठीक है, एक तो स्पिनिंग जेनी आई बिकॉज ब्रिटिश हैड टू compete विद इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में स्पिनिंग जेनी आप बताओगे. देन आप बताओगे स्टीम इंजन. स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट. यू हैव टू लर्न दिस नेम. रिचर्ड ऑकराइट ने ना फर्स्ट कॉटन मिल भी सेटअप की थी. दैट इज नॉट गिवन इन द बुक. वैसे बता रही हूँ, फर्स्ट कॉटन मिल भी सेटअप किसने की थी? रिचर्ड ऑकराइट ने. So steam engine invention of steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized the cotton textile weaving. अब इसमें काफी सारे चेंजेस आए ब्रिटेन में बिकॉज ब्रिटेन को इंडिया के साथ compete करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करनी पड़ी. तो एक तो स्पिनिंग जेनी लेके आए. देन आप कहोगे कि स्टीम इंजन आया. अब ब्रिटिश इमिटेटेड, उन्होंने अब इस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को सारा प्रोसेस जो था उन्होंने इमिटेट किया, नकल की कि कैसे बनाते हैं. अब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल डोमिनेटेड द वर्ल्ड ट्रेड. पहले तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल ही पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड थी ना. डच एंड फ्रेंच, इंग्लिश, these traders earned huge profit. They carried Indian cotton textile from India at cheap rates and they sold this cotton textile in European markets at high rates. In this way they earned huge profits. क्योंकि मैंने खुद बताया कि इंग्लैंड के rich people they prefer to wear Indian cotton textile. तो इंडिया से वो चीप रेट पे लेके जाते थे and sold these sold this Indian cotton textile in their country or in European markets at high rates. In this way, these traders earned huge profits. उन्होंने इससे बहुत प्रॉफिट कमाए. अब English East India Company earlier carried this cotton textile by paying silver coins. पहले वो पे करके लेके जाते थे इंडिया से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल. बट
व्हेन ब्रिटिश गोट दीवानी राइट, जब ब्रिटिश को दीवानी राइट मिल गया, देयर वाज नो नीड टू पे, they collected revenue from India, you have read in the previous chapter, and spent that money to buy Indian products, and then they sold those products in the European market. Means India का ही पैसा, इंडिया में से चीजें खरीदी और अपनी कंट्री में या यूरोपियन मार्केट्स में उन्हें हाई रेट्स पे बेचा. Earlier they paid in silver coins, but अब उन्हें क्या मिल चुका था? Right to collect revenue from the richest province of Bengal. अब वो बंगाल के richest province से revenue collect कर सकते थे. अब उन्होंने उसी revenue को, उसी मनी को इंडिया में गुड्स खरीदने पे लगाया. अब अपने आप बताओगे क्या उन्हें सिल्वर कॉइन में पे करने की जरूरत थी? नो. इंडिया देखो कैसे बुद्धू बना गए इंडियंस को. इंडिया का पैसा इंडिया पे लगा के, इंडिया का पैसा इंडिया पे लगाया और उसी से गुड्स खरीदी और यूरोप की मार्केट्स में बेची. नेक्स्ट इज हु वर वीवर्स. वीवर्स often belonged to communities that were specialized in weaving. अब ये कौन कौन सी कम्युनिटीज की? नाउ लिसन द नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल तांती वीवर्स ऑफ बंगाल. वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, ये उनकी कम्युनिटीज का बता रही हूं मैं. नेक्स्ट जुलाहाज और मोमिन वीवर्स. तांती ऑफ बंगाल, जुलाहा और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जुलाहा एंड मोमिन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. Sale and Kai collar and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving. Now listen the name of the weaving communities. Tanti weavers of Bengal, then Julahas and Momins of North India. South India के मैंने बोले हैं Sale, Kai collar, Devangs. Learn these weavers, these communities of weavers. ये different communities थी weavers की. ठीक है. Next, the first stage of production was spinning. A work I have told you earlier, this work was earlier done by women by hand. The charkha and takli were household spinning instruments. Before the coming of spinning jenny, तब चरखा या तकली होती थी. Women did spinning with these instruments. चरखा या तकली यूज करते थे. The thread was spun on charkha and rolled on takli. When spinning was over, thread was woven into cloth by weaver. In most communities, weaving was a task done by men. For color textile, अब अगर कोई टेक्सटाइल को कलर करवाना है, then that was sent to dyer. तो किसको भेजते थे? Cloth was sent to dyer for dyeing the cloth. अगर तो किसी क्लोथ को डाई करवाना है तो डायर के पास जाता था वो. Sent to dyer. डायर को कहा जाता था रंगरेज. Learn it. Dyers were known as रंगरेज. रंगरेज. Learn it. अगर मैं बोलूं तांती, ये वीवर्स की कम्युनिटी है कि डायर है? वीवर्स. रंगरेज, डायर्स. रंग से ही पता चल जाना है रंगरेज. डायर्स को बोला गया. For printed the cloth, weavers needed the help of specialist block printers known as चिप्पीगार्स. अब अगर उस पे ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है तो किसको देते? चिप्पीगार्स. No, learn these names. रंगरेज डायर को बोला. चिप्पीगार्स को उस पे ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे क्लोथ पे. ठीक है, उनको कहा गया चिप्पीगार्स. तो नेक्स्ट इज डिक्लाइन. अब हमारी कॉटन टेक्सटाइल डिक्लाइन हो गई, डाउन चली गई. डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल अब डाउन गई. पहले तो मैंने बताया इट डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड मार्केट को ये डोमिनेट करती थी बिकॉज ऑफ इट्स फाइनल वैरायटी. ठीक है, कैसे इसकी डिमांड थी, कैसे उन्होंने प्रॉफिट कमाए. जैसे वो आप कह सकते हो दीवानी राइट, ब्रिटिश कोर्ट दीवानी राइट, अब तो उनको पे भी नहीं करना था.
वो वही रेवेन्यू से कॉटन टेक्सटाइल अपनी कंट्री ले जाते हैं और खूब प्रॉफिट कमाते हैं। इंडिया का पैसा इंडिया में ही लगाते हैं और इंडियन से कॉटन टेक्सटाइल ले जाके दूसरी कंट्रीज में हायर रेट्स पे बेचते हैं, क्योंकि अब उन्हें पे भी नहीं करना था। दे गॉट दीवानी राइट, क्योंकि अब उन्हें दीवानी राइट मिल चुका था। तो नेक्स्ट हमने वीवर्स की कम्युनिटीज की। मैंने कितनी सारी कम्युनिटीज बताई हैं। यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द कम्युनिटीज। देन डायर्स के पास अगर क्लोथ को डाई करना होता तो डायर्स के पास जाता। डायर्स को क्या कहा गया? रंगरेज। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किसके पास जाता था क्लोथ? चिपीगास। सो लर्न दीज। वीवर्स की कम्युनिटीज लर्न करनी है, डायर का करना है, और आपको चिपीगास का पूछा जा सकता है कौन होते थे चिपीगास? ब्लॉक प्रिंटर्स। नेक्स्ट, अब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल डाउन गई। आपको ये भी लर्न करना है हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। ठीक है, स्पिनिंग जेनी जॉन के 1764, और फिर आपको स्टीम इंजन का भी लर्न करना है। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। यू हैव टू लर्न ऑल दीज, इसमें से और कुछ भी नहीं है। अब आगे डेक्लाइन, अब डाउन जा रही है डिमांड। तो व्हाट वर द रीजंस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहेंगे Indian textile now had to compete with British textile in European and American markets. सबसे पहले तो इंडियन टेक्सटाइल को यूरोपियन उनके साथ compete करना था, ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ। सेकंड था कि एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड became increasingly difficult. अब इंग्लैंड भेजना बहुत डिफिकल्ट जॉब हो चुकी थी, क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटीज लग चुकी थी। Yesterday I've told you that Indian cotton textile weavers had to pay custom duties while carrying their clothes to British market. अब custom duties जो थी they were higher, so it became difficult for Indian weavers to carry their clothes to British market. सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी लगा दी उनके क्लोथ पे। अब वो कैसे लेके जाते हैं? अब डाउन ही जानी है ना डिमांड, और वैसे भी ये ब्रिटिश टेक्सटाइल से कम्पीट नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट, क्योंकि वो मशीन से करते थे, क्विक प्रोसेस था उनका। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ousted Indian goods from their traditional markets in Africa. अब जितनी अफ्रीका की मार्केट्स में इंडियन गुड्स थी ना, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की, वो सब बाहर हो गई। अफ्रीका की मार्केट्स में से भी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बाहर आ गई, वहां पे इसकी डिमांड नहीं रही। अमेरिका एंड अफ्रीका में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, मैंने कल बताया था, अवर वीवर्स लॉस देयर इंटरनेशनल मार्केट्स। कल बताया था मैंने, दे लॉस देयर लोकल मार्केट्स, दे लॉस देयर इंटरनेशनल। क्योंकि इंडिया में रह गई, इंडिया का क्लोथ नहीं बिक रहा था, क्योंकि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एक्सपेंसिव थी, वेयर एज मिल मेड क्लोथ वाज चीप। तो लोग जो थे वो गरीब थे अंडर ब्रिटिश। इंडिया के लोग आप मूवीज में भी देखते हो, अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर, कैसे उन्हें स्लेव बना के रखा हुआ था ब्रिटिश ने। तो वो लोग अपनी कंट्री का क्लोथ नहीं खरीद पाते थे, बिकॉज इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव। हैंडमेड थी ना तो एक्सपेंसिव थी, वेयर एज मिल मेड क्लोथ वाज चीप, तो पीपल प्रेफर टू बाय मिल मेड क्लोथ। लोग मिल मेड क्लोथ पहनते थे, लोग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल खरीदते ही नहीं थे, तो इंडिया की मार्केट तो गई। अब मैं अभी बता रही हूँ कि अमेरिका एंड अफ्रीका में अब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड नहीं थी, वहां पे ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड हो चुकी थी। तो इट मींस वहां की मार्केट्स भी गई ना वीवर्स की, ब्रिटेन की मार्केट्स गई बिकॉज कस्टम ड्यूटी आ गई, ब्रिटिश मार्केट्स गई, अफ्रीका अमेरिका की मार्केट्स गई। इट मींस वीवर्स लॉस देयर इंटरनेशनल मार्केट्स, उनकी इंटरनेशनल मार्केट्स गई, उनकी लोकल मार्केट्स भी चली गई। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं थी अफ्रीका एंड अमेरिका की मार्केट्स में। बंगाल वीवर्स वर वर्स्ट हिट। अब बंगाल के वीवर्स पे बैड इंपैक्ट पड़े। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स। अब देखो, उन्होंने इंडियन गुड्स खरीदनी भी बंद कर दी थी। हमारे वीवर्स जो थे वो वर्स्ट, उनके ऊपर वर्स्ट इंपैक्ट पड़े। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, and on the other hand, yesterday I told you about Gumastas who gave advance money to the weavers to weave cloth for them. बताया था मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी वीवर्स को एडवांस मनी देती थी लालच में कि ये लोग गरीब है, एडवांस मनी ले लेंगे, हमारे लिए क्लोथ बनाएंगे, हम इनके साथ बार्गेनिंग करके लो रेट पे क्लोथ ले जाएंगे। अब एक मिनट, मैं आपको एडवांस मनी देती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्लोथ मेरे लिए बना दो, आप बना दोगे, और मैंने आपके पास पैसा नहीं, आप रेट कम में भी मेरे को वो क्लोथ दे दो। समझ आई? ऐसे ही वो करते थे। हाँ, वो वीवर्स को एडवांस मनी देते थे, एडवांस मनी के बदले कम रेट में उनसे क्लोथ लेके जाते थे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें एडवांस मनी देना भी बंद कर दिया। स्टॉप गिविंग एडवांस मनी टू द वीवर्स।
अब distressed weavers wrote petitions to the government to help them. अब इन्होंने गवर्नमेंट को लेटर्स लिखी, पेटिशंस फाइल अप की टू हेल्प द वीवर्स, वीवर्स की हेल्प की जाए. But worse was still to come. By 1830, British cotton cloth flooded Indian markets. In fact, 2/3 of all the cotton clothes worn by Indian were made of cloth produced in Britain. देखो, इंडिया की मार्केट अब किससे फ्लडेड है? ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल से, ब्रिटिश मिलमेड क्लोथ से. इंडिया में मेजॉरिटी जो लोग थे वो कौन सा कपड़ा पहनते थे? मिलमेड क्लोथ ऑफ ब्रिटेन. तो इस वजह से अब वीवर्स जो थे उनके पास, वीवर्स एंड जो स्पिनर्स थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि उनके क्लोथ की डिमांड नहीं थी. Thousands of rural women who made living by spinning cotton thread were rendered jobless. I've told you earlier कि spinning jenny के आने से women workers got unemployed. Women workers के पास काम नहीं थे, weavers के पास काम नहीं थे क्योंकि weavers के क्लोथ की डिमांड ही नहीं थी, ना तो लोकल मार्केट में ना ही इंटरनेशनल मार्केट में. तो वीवर्स के ऊपर तो बैड इम्पैक्ट आई है, वुमेन वर्कर्स के ऊपर भी है बिकॉज नाउ स्पिनिंग वाज डन बाय मशीन्स नॉट बाय हैंड. तो बैड इम्पैक्ट दोनों के ऊपर ही है, वुमेन वर्कर्स एंड वीवर्स. बट एक चीज की डिमांड डाउन नहीं गई, किसकी? हैंडलूम. हैंडलूम की डिमांड डाउन नहीं गई. आपके घर में आज जाके मम्मा की कबर्ड खोलना, उसमें हैंड वोवन बॉर्डर साड़ीज होंगी मम्मा के पास. आप अपनी मम्मा की साड़ीज देखना, हम लोग है ना आपको दिखाएं, हैंड वोवन बॉर्डर साड़ीज होंगी, बॉर्डर वाली साड़ीज होंगी उनके पास, वो हैंड वोवन बॉर्डर होंगे. अब उसको तो मशीन नहीं बना सकती ना, तो इस चीज की डिमांड कभी भी डाउन नहीं गई क्योंकि जो चीज मशीन बना ही नहीं सकती, हैंड वोवन बॉर्डर साड़ी मशीन तो बना नहीं सकती. मद्रासी, रुमाल, लुंगीज, इनकी डिमांड पर कभी डाउन नहीं गई. ये चीजें मशीन से नहीं बनती थी तो इसलिए इनकी डिमांड कभी भी डाउन नहीं गई. ना तो मद्रासी लुंगी की डिमांड डाउन गई, ना ही हैंडकरचीफ की डिमांड डाउन गई, और ना ही हैंड वोवन बॉर्डर साड़ी की डिमांड डाउन गई. इन चीजों की डिमांड कभी भी डाउन नहीं गई. तो इन चीजों की मार्केट में डिमांड रही, ठीक है. और एक चीज की और डिमांड भी रही. अब इंडिया में कुछ गरीब लोग भी थे तो उनके लिए ब्रिटेन की मिल्स क्लोथ नहीं बनाती थी, कोर्स क्लोथ बनता था उनके लिए, वो वीवर्स बनाते थे. वीवर्स भी दो तरह के थे. एक वीवर्स होते थे जो रिच लोगों के लिए क्लोथ बनाते थे, एक ऐसे वीवर्स भी थे जो पुअर लोगों के लिए क्लोथ बनाते थे, और वो बनाते थे कोर्स क्वालिटी, COARSE. कोर्स क्वालिटी मींस पुअर क्वालिटी क्लोथ फॉर पुअर पीपल. अब पुअर पीपल के क्लोथ की डिमांड भी कभी डाउन नहीं गई, ठीक है. ना तो हैंडलूम की गई, ना ही कोर्स क्लोथ की डिमांड गई डाउन. जो कोर्स क्लोथ वीवर्स बनाते थे उनके ऊपर इतने बैड इम्पैक्ट नहीं आए क्योंकि कोर्स क्लोथ की डिमांड कभी भी डाउन नहीं गई, ठीक है. तो इस वजह से कोर्स क्लोथ जो बनाते थे वीवर्स वो भी बनता रहा, और साथ में हैंड वोवन बॉर्डर साड़ीज भी इंडिया में बनती है. तो इन चीजों की डिमांड कभी भी नहीं डाउन गई. नेक्स्ट, अब आ गया, मैं कुछ एरियाज बोलूंगी. फॉर एग्जांपल, शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया, मदुरा इन साउथ इंडिया. These towns emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. अब important centers of weaving अगर आपसे पूछे जाए तो you have to learn the name of these two towns. आपको इनके नाम लर्न करने हैं, ठीक है. नेक्स्ट, अब what happened, गांधी जी की मूवमेंट आ गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने इंडियंस को बोला था नॉट टू यूज मिल मेड क्लोथ. गांधी जी ने इंडियंस को बोला था प्रेफर खादी, प्रमोट खादी, वेयर खादी, ठीक है. तो गांधी जी वैसे भी सेल्फ हेल्प में बिलीव करते थे. वो लोगों को कहते थे खुद का कपड़ा खुद के लिए बनाओ. चरखा उनका मेन था, सेल्फ हेल्प. वो कहते थे खुद के लिए खुद बुनो कपड़ा. तो गांधी जी ने जो मूवमेंट लॉन्च की, ही आस्क्ड पीपल टू बायकॉट ब्रिटिश क्लोथ, मिल मेड क्लोथ का बायकॉट करो एंड यूज इंडियन क्लोथ. उन्होंने कहा कि खादी यूज करो, ठीक है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम को लोगों ने, स्वदेशी मूवमेंट वाज नॉट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी,
तब तो गांधी जी इंडिया में थे भी नहीं, ठीक है। बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, और इसमें गांधी जी ने इंडियंस को बोला था बायकॉट द ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ, यूज इंडियन क्लोथ, इंडियन क्लोथ को यूज करो, ब्रिटिश के क्लोथ का बायकॉट करो। अब लोगों ने बायकॉट किया, पीपल बर्न्ड ब्रिटिश क्लोथ इन हीट, ढेरों के ढेर ब्रिटिश क्लोथ को लोगों ने आग लगाई। लोगों ने बाइकॉट भी किया गांधी जी के मैसेज के अकॉर्डिंग, पीपल बाइकॉटेड द ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ, दे बर्न्ड ब्रिटिश क्लोथ इन हीट, ढेरों के ढेर आग लगा दी। बट प्रॉब्लम कहां पे आई? फिर प्रॉब्लम आ गई, अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर। अब खादी वाज एक्सपेंसिव, पीपल कुड नॉट अफोर्ड खादी, वो खादी को अफोर्ड ही नहीं कर पाए। अगेन दे हैड टू बाय मिल मेड क्लोथ बिकॉज इट वाज चीप। तो फिर लोग वापस मिल मेड क्लोथ पे आए, बाइकआउट करके दोबारा वापस किस पे आ गए? मिल मेड क्लोथ, बिकॉज अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर एंड दे कुड नॉट अफोर्ड खादी बिकॉज खादी वाज एक्सपेंसिव। यहाँ तो खादी एक्सपेंसिव ना होती तो लोग उसको खरीदते, बट खादी वाज एक्सपेंसिव बिकॉज ये हैंडमेड थी। तो इसी वे से अगेन पीपल हैड टू बाय मिल मेड क्लोथ। तो इसी में आप कहोगे चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931. In 1931, tricolor flag was adopted by Congress. तो उसमें चरखा जो था वो मेन सिंबल दैट वाज इन द सेंटर ऑफ दिस फ्लैग, ठीक है। और चरखा किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, या खुद की हेल्प खुद करो, अपने लिए क्लोथ खुद बनाओ। हर घर में चरखा होना चाहिए, गांधी जी कहते थे कि हर कोई अपने लिए क्लोथ खुद बनाए। अब what happened to the weavers and spinners? Because they got unemployed now, weavers they lost their markets, there was shortage of raw materials, weavers didn't get raw material now because raw material was carried by British to their country। ना तो रॉ मटेरियल है, ना ही कपड़े की डिमांड है, ना तो लोकल मार्केट में क्लोथ बिक रहा है, ना ही उनका इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है, तो उनके तो क्लोथ की भी डिमांड नहीं है। दे गॉट अनएम्प्लॉयड, वुमेन वर्कर्स आल्सो गॉट, स्पिनर्स आल्सो गॉट अनएम्प्लॉयड विद द कमिंग ऑफ स्पिनिंग जेनी। तो ये सब कुछ हो रहा था, वीवर्स लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, पुअर कंडीशन हो चुकी थी वीवर्स की, एंड सम ऑफ द वीवर्स माइग्रेटेड टू अदर सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, दूसरी सिटीज में चले गए, अपने वीविंग ऑक्यूपेशन छोड़ दिया उन्होंने, and they looked for other kinds of jobs such as agricultural laborers बन गए, some went to plantation areas, plantation areas में काम करने चले गए, towards Assam वाली साइड चले गए। British gave them new job opportunities such as plantation areas भेज दिया। अब देखो यहाँ पे भी ब्रिटिश का लालच देखो, प्लांटेशन एरियाज में भेज तो दिया, बट प्लांटेशन एरियाज में लोगों की कंडीशन और पुअर हो गई। इन प्लांटेशन एरियाज पीपल वर एनक्लोज्ड, वहां पे उन्हें कैद कर लिया गया, जो जाता था कैद हो जाता था। पर्सन वाज नॉट अलाउड टू मीट हिज फैमिली मेंबर्स, उसे मिलने नहीं देते थे। हिज लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वर वेरी पुअर, बहुत पुअर होती थी। ही वाज नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इन प्लांटेशन एरिया, उसे फ्रीली प्लांटेशन एरिया में घूमने भी नहीं देते थे, उन्हें घर नहीं जाने देते थे। उनको था कि एक बार घर चले गए हमारे पास अगले वर्कर नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार जो आएगा वापस वो बताएगा कि वहां पे तो बड़ी पुअर कंडीशन है, रहना बहुत मुश्किल है, वहां पे तो काम इतने आवर्स करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आवर्स के लिए काम करवाते थे, मोर देन 12 आवर्स बंदा काम करता था वहां पे, और उसको रेस्ट नहीं करने देते थे, ना ही से फैमिली मेंबर से मिलने देते थे, ना ही घर आने देते थे। तो इसलिए ब्रिटिश ने प्लांटेशन एरियाज में भी जो लोग भेजे, उनकी भी अगर लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली भी तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर नॉट गुड फॉर पीपल, वो भी अच्छी नहीं थी। तो वीवर्स बेचारे या तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन के रह गए या प्लांटेशन वर्कर्स बन के रह गए, तो इस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली। अब कुछ लोग नई नई जगहों पे चले गए, ठीक है, कंट्रीज ही छोड़ दी गई उन्होंने, ठीक है, अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका में चले गए प्लांटेशन में वर्क करने के लिए, अपनी कंट्री जरूरी नहीं आसाम गए, साउथ अफ्रीका गए या फिर अमेरिका में गए, तो वहां पे भी इनको वर्किंग, इन्हें कोई लीगल राइट्स नहीं मिले, वहां पे भी इन्हें कोई राइट्स नहीं मिले, दे लॉस्ट देयर, वहां पे इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। वहां पे अगर ये लोग एजेंट लेके जाते थे इन्हें, और अगर ये वहां से भागने की कोशिश करते तो पुलिस इन्हें अरेस्ट करती थी, क्योंकि इन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। पुलिस अरेस्ट करती
या फिर कई ऐसे लोग थे जो फॉरेस्ट एरियाज में चले गए। अब फॉरेस्ट एरियाज में जाके वहां पे ट्राइबल्स के साथ रहना पड़ा इनको, ट्राइबल्स के साथ रह के वैसे ही ये लोग बन गए, क्योंकि अगर ये अपने घर आते तो ये पकड़े जाते, पुलिस पकड़ती, तो इन्हें ट्राइबल्स वाली आइडेंटिटी लेनी पड़ी, ट्राइबल्स बन के रहना पड़ा। इट मीन्स दीज पीपल लॉस देयर आइडेंटिटी आल्सो, इनकी आइडेंटिटी भी चली गई कि ये कौन है, ट्राइबल्स ही बन के वहां पे रह गए उनके साथ। तो इतनी पुअर कंडीशन हुई, जो अपनी कंट्री छोड़ के गए, यहाँ दूसरे एरियाज में गए, मीन्स अंडर ब्रिटिश इतनी पुअर कंडीशन थी लोगों की। तो इस वे से आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। रिवाइज के क्या व्हाट हैपेंड विद द वीवर्स, वीवर्स की कम्युनिटीज लर्न करो, ठीक है। वीविंग के वो जो मेन इंपॉर्टेंट सेंटर्स है शोलापुर वगैरह वो लर्न करो।